27 जून 2003 से 18 मई 2007 के बीच दिल्ली में सिरकटी लाशें बरामद हुई थी। 4 सिरकटी लाशें बोरे में बंद करके तिहाड़ जेल के सामने फेंकी हुई मिली थी। कत्ल हो सकता है, हमने 4 से भी ज्यादा किया हो, आपको कैसे मालूम? 4 ही है तो बताओ, डिटेल बताओ अपने बारे में कुछ। तो वो मैं कोर्ट को बताऊंगा, आपको बताऊंगा। तो फिर मीडिया 20 अक्टूबर 2006 दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में सुबह 7:05 को एक फोन आता है। ड्यूटी ऑफिसर बालकृष्ण जी फोन को रिसीव करते हैं तो सामने से एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कि मैंने डेड बॉडी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने रखी है। तो फिर बालकृष्ण जी ने गेट नंबर 3 के हेड कांस्टेबल को फोन किया और कहा कि जाके देखो कि गेट नंबर 3 पर कोई डेड बॉडी तो नहीं रखी हुई है। तो फिर हेड कांस्टेबल ने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर एक टोकरी रखी हुई थी। वो एक वुडन टोकरी थी, जैसे फ्रूट की टोकरी होती है सेम वैसी, और वो टोकरी रस्सियों से काफी अच्छी तरीके से बंधी हुई थी। फिर हेड कांस्टेबल ने टोकरी को थोड़ा खोल कर देखा तो पता चला कि उसमें डेड बॉडी है। फिर और थोड़े ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पर आए और उन्होंने टोकरी को पूरा खोल के देखा तो उन्हें दिखा कि डेड बॉडी को काफी अच्छी तरीके से कवर किया गया था। अखबार के पेपर्स, कपड़े और प्लास्टिक से बॉडी को पूरी तरीके से ढका हुआ था ताकि खून का एक भी कतरा टोकरी के बाहर ना निकल सके। बॉडी जो थी वो 28 से 30 साल के आदमी की थी, जिसका रंग सांवला था और जिसका सर कटा हुआ था और हाथ और पैरों को फोल्ड करके बांधा हुआ था। बॉडी पूरी तरीके से न्यूड थी, सिवाय उस पर एक अंडरगारमेंट था। इस टोकरी में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए काफी गंदी गालियां लिखी हुई थी और उसमें लिखा था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खोलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजाजी सीसी। फिर इस चिट्ठी का जिक्र न्यूज़पेपर में भी किया गया था जिसमें लिखा था, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हो रही थी कि खुलेआम ऐसे मेन रोड पर कोई डेड बॉडी कैसे रख सकता है, वो भी तिहाड़ जेल के बाहर जहाँ पर एकदम टाइट सिक्योरिटी होती है। फिर उसी दिन बॉडी मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद यानी 8:45 को फिर से हरिनगर पुलिस स्टेशन में बालकृष्ण जी के पास सेम आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि कुछ किया तुमने बॉडी का? तो बालकृष्ण जी कहते हैं कि काम शुरू है, हम कर रहे हैं। फिर वो आदमी कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अपने एसएचओ का फोन नंबर दो। फिर बालकृष्ण जी उस आदमी को एसएचओ का फोन नंबर देते हैं। फिर वो आदमी एसएचओ को फोन करता है और कहता है कि वहाँ पर जो हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह खड़ा है उसने मेरे साथ जेल में जाती की थी। फिर इंस्पेक्टर सुंदर सिंह फोन लेते हैं और बात करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सामने से वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ और ऐसे तोहफे यानी डेड बॉडीज आगे भी आती रहेंगी। दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। दिल्ली पुलिस कहती है कि डेड बॉडी के साथ उन्हें जो लेटर मिला था वो काफी इम्पोर्टेंट बात थी केस के लिए, क्योंकि दिल्ली में हर साल 40 से 50 केस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के कारण बंद हो जाते हैं और वो कभी सॉल्व नहीं हो पाते। तो जिसने बॉडी डाली थी उसने लेटर इसी वजह से छोड़ा था ताकि ये केस सबके सामने आ सके, क्योंकि काफी सीरियल किलर्स में एक कॉमन बात होती है कि वो जो क्राइम्स कर रहे हैं उसकी दहशत सब जगह फैल सके। पुलिस को अगर कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है तो वो उसे 72 घंटे के लिए रखते हैं ताकि शायद उसे कोई आइडेंटिफाई कर ले, पर ऐसा ना होने पर पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। पर जो बॉडी पुलिस को मिली थी और इसके साथ जो लेटर मिला था उसमें पुलिस को चैलेंज किया जा रहा था, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर लग गई। तो सबसे पहले पुलिस को जो कॉल्स आए थे उसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी कि वो फोन्स कहाँ से आए थे। तो फिर पुलिस ने कंट्रोल रूम से पूछा, तब उन्हें पता चला कि 2 जगह से कॉल किए गए थे। पहला फोन जो था वो नांगल रया से किया गया था और दूसरा तिलक नगर से किया गया था। तो फिर पुलिस तिलक नगर जाकर एसटीडी पर पूछताछ करती है तो वहाँ पर एक राम बाबू चौरसिया नाम का लड़का बैठा हुआ था। तो उससे पूछा गया कि सुबह से यहाँ पर कितने लोगों ने फोन किया है। तो फिर उस लड़के ने बताया कि सुबह से सिर्फ एक आदमी फोन करके गया है, वो लगभग 28 से 30 साल उम्र का होगा और उसका रंग सांवला था और वो मीडियम हाइट का था। तो फिर पुलिस ने उस लड़के से उस आदमी का स्केच बनवाया। तो पुलिस को जो लेटर मिला था उस लेटर को पुलिस काफी बारीकी से एनालाइज कर रहे थे। तो उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे, जैसे मैं मर्डर किया हूँ, तो ऐसे बोलने का तरीका बेसिकली बिहार के लोगों का होता है, ये पुलिस ने ऑब्जर्व किया था। और उसमें 2003 में हुए एक मर्डर का भी जिक्र किया गया था कि मैंने नवंबर 2003 में भी
एक डेड बॉडी डाली थी, उसका भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या वाकई 2003 में भी हरिनगर में ऐसा कोई मर्डर हुआ था या फिर ऐसी कोई डेड बॉडी डाली गई थी। तो थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि हाँ, 20 नवंबर 2003 में भी ऐसी डेड बॉडी मिली थी और वो मिली थी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर तब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला था कि मर्डर किसने किया है और विक्टिम कौन है, क्योंकि वो बॉडी भी हेडलेस थी। तो वो केस अनट्रेस चला गया। फिर ये जानने के बाद पुलिस को पता चला कि ऐसे कोई सीरियल किलिंग कर रहा है जो हेडलेस बॉडी मिली है, या फिर इससे पहले जो हेडलेस बॉडीज मिली है उनके पीछे एक ही क्रिमिनल हो सकता है। तो फिर पुलिस एक पॉइंट पर आ गई कि कोई शख्स तिहाड़ जेल के सामने ऐसे डेड बॉडीज क्यों डाल रहा है। शायद उसके साथ जेल में कुछ हुआ हो या फिर उसे पुलिस सिस्टम पर कोई गुस्सा हो। और जब क्रिमिनल का फोन आया था तब उसने बताया था कि कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ जेल में जाति की हुई है। तो फिर पुलिस बलबीर को वेरीफाई करने लगी तो पता चला कि बलबीर जेल नंबर 3 में ही पोस्टेड है। तो पुलिस को लगा कि शायद ये जेल नंबर 3 का कोई कैदी हो सकता है जो सजा काट चुका है और उस दौरान उसके साथ जेल में जाती हुई हो, और उस गुस्से की वजह से वो डेड बॉडीज को तिहाड़ जेल के बाहर डाल रहा है। तो फिर पुलिस ने जेल नंबर 3 में जो कैदी रह चुके हैं, मतलब जो कैदी जेल नंबर 3 से सजा काटकर अब जेल से रिलीज हो चुके हैं, ऐसे कैदियों की एक लिस्ट मंगवाई जिसमें 25 से 35 साल उम्र और जिसका रंग सांवला हो और जो बिहार का रहने वाला हो, ऐसे कैदियों की एक लिस्ट मंगवाई। तो पुलिस को 30-35 लोगों की एक लिस्ट मिली। तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर लग गई। पर थोड़े दिन बाद केस थोड़ा ठंडा पड़ रहा था क्योंकि कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और डेड बॉडी अनआइडेंटिफाइड होने की वजह से केस को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। पर 25 अप्रैल 2007 को पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली और ये डेड बॉडी भी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर मिली थी। और जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे तब इंस्पेक्टर सुंदर सिंह जी ने एक चीज नोटिस की कि ये डेड बॉडी भी हूबहू उसी जगह पर मिली है जहां पर पहली डेड बॉडी मिली थी। उसमें 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं था। इस डेड बॉडी को काफी टाइट बांधा हुआ था, इतना टाइट बांधा हुआ था कि पुलिस काफी प्रयास कर रहे थे, फिर भी डेड बॉडी की रस्सियां खुल नहीं रही थी। डेड बॉडी को काफी प्रिसाइजली बांधा गया था। तभी पुलिस ने कहा कि वहां पर एक लड़का आया और उसने बोला कि मैं इसे खोल देता हूँ, और फिर उस लड़के ने उस डेड बॉडी को खोल दिया। फिर जब पुलिस ने डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इस डेड बॉडी को भी बिल्कुल सेम पैटर्न में काटा गया है जैसे पहली डेड बॉडी को काटा गया था। ये डेड बॉडी भी हेडलेस थी, पर इसमें सिर के साथ हाथ पैर और प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया था, और डेड बॉडी बांधने का तरीका पहली डेड बॉडी की तरह बिल्कुल सेम था। पर इस डेड बॉडी के साथ पुलिस को कोई भी लेटर नहीं मिला था। इतने में पुलिस को एक फोन आता है कि इस डेड बॉडी के जो पार्ट्स है वो 30,000 कोर्ट में डले हुए हैं। तो अब सेकंड डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था। तो पुलिस ने आसपास के रेंज में जितने भी पुलिस स्टेशन है उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के काम पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल पूरी पुलिस सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा था। तो फिर एडिशनल डीवीपी हरगोविंदर सिंह ढालीवाल जी के सुपरविजन के अंडर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम पर लग गई। तो फिर पुलिस काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन पर लग गई ताकि किसी और इनोसेंट की जान ना जा पाए, और पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन एरियाज को भी काफी एक्सटेंड कर दिया। पर इसी बीच 18 मई 2007 को फिर एक डेड बॉडी मिली, और वो भी सेम तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर। और इस डेड बॉडी के साथ फिर से एक लेटर मिला जिसमें फिर से पुलिस के लिए काफी गंदी गालियां लिखी हुई थी, और फर्स्ट और सेकंड डेड बॉडी के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था, जिसमें क्रिमिनल ने लिखा था 20 अक्टूबर 2006 को जो लाश मिली थी उसमें उस लाश का आप लोगों ने ठीक ढंग से मुआयना ही नहीं किया था, क्योंकि उस लाश पर उसके हाथ पर अमित नाम लिखा था, लेकिन आप लोगों ने अखबार में उसका नाम भी नहीं डलवाया था। और उसने लिखा था कि इस शीशे के बारे में ज्यादा से ज्यादा खूंखार और खतरनाक की उपाधि देकर इनाम रखवाने की कोशिश करो ताकि इस खेल में कुछ मजा आए। ध्यान रखना कि मेरे काम के लायक इनाम जरूर होना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती होगी तो मैं तुम सब की बेइज्जती करवा दूंगा। ये लेटर अखबार वालों को भी पढ़वा देना, आगे फिर तोहफा समय पर भेज दूंगा। तुम लोगों का जीजा जी और दामाद सीसी। तो इससे ये पता चलता है कि अपराधी अपने क्राइम की दहशत फैलाना चाहता है और उसे उसके कार्य पर बहुत प्राउड फील होता है, और उसे ये चीज
काफी थ्रिल लगती है। तो इन दोनों लेटर्स से पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों लेटर्स एक ही आदमी ने लिखे हुए हैं। दोनों लेटर्स का कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज एकदम सेम है और क्रिमिनल फ्यूचर में भी ऐसे मर्डर्स करने वाला है और वो सिस्टम को इन मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, क्योंकि पुलिस सिस्टम 3 डेड बॉडीज मिलने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पा रही है और पुलिस को वो चैलेंज कर रहा है कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। सेकंड लेटर में एक बहुत ही खौफनाक बात लिखी हुई थी कि मैं सीसी ये बात सीना तान कर कबूल कर रहा हूँ कि मैं करीब करीब साल में कम से कम 7-8 मर्डर हर हाल में करता हूँ, वरना मेरा दिमाग पागल होने लगता है। ये पढ़ने के बाद तो फिर यकीन हो गया कि ये आदमी साइको किलर है। तो अभी पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि अब 3 डेड बॉडीज पुलिस को मिली थी, वो भी तिहाड़ जेल के बाहर, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे, पर पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। फिर 18 मई को जिस दिन 3rd डेड बॉडी मिली थी, उस दिन पुलिस की एक मीटिंग हुई जिसमें इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव जी ने एक टीम तैयार करी और कहा कि अगले 3 दिन सिर्फ हमारी टीम काम करेगी और अगर हम 3 दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो हमसे केस वापस ले लेना। तो फिर सुंदर सिंह जी ने एक टीम बनाई जिसमें सब इंस्पेक्टर नरेंद्र, सब इंस्पेक्टर दिलीप कौशिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्यागी और कांस्टेबल रोहतास शामिल थे। तो फिर ये टीम इन्वेस्टिगेशन पर लग गई। तो क्या पुलिस की टीम क्रिमिनल को इन मर्डर्स के लिए पकड़ पाई और क्रिमिनल ये सारे मर्डर्स क्यों कर रहा था, इन मर्डर्स के पीछे उसका मोटिव क्या था और क्रिमिनल डेड बॉडीज को तिहाड़ जेल के बाहर ही क्यों रखता था, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट ऐसा कमेंट जरूर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।